हेलो डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर आफरीन नाज अंसारी, आपकी बायोलॉजी टीचर, वापस से हाजिर हूँ ब्रीदिंग एंड गैसियस एक्सचेंज का लास्ट लेक्चर लेकर के। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा? हमने देखा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, हमने कहा ब्रीदिंग के टाइप कितने होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। फिर उसके बाद हमने देखा है बोहर्स इफेक्ट, हमने देखा है ऑक्सी डिसोसिएशन कर्व, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। ये सारी चीजें हमने बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया है। आज के लेक्चर में हम लोग जानने वाले हैं क्या? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है ये हमने देख लिया, तो आज हम देखेंगे क्या कि कार्बन डाइऑक्साइड को किस तरह से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ठीक है। सबसे पहले तो यहां पर हम आ जाते हैं कि 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर लगभग 3.7 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है। 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 3.7 ml जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको बच्चे ऑक्सीजन की तरह दो फॉर्म में ट्रांसपोर्ट नहीं किया जाता। ये थोड़ा सा और एडवांस है, और ये 3.7 ml कार्बन डाइऑक्साइड जो कि 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में पाया जाता है, उसको 3 तरीके से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। कितने तरीके से? 3 तरीके से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। पहला क्या है, उसको नॉर्मली जो है वो आप क्या करो, प्लाज्मा में डिसॉल्व करके भेज दो। क्या करो? प्लाज्मा में नॉर्मली डिसॉल्व करके आप उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, वो होगा 7%। यहां पर 0.7 लिखा है बेटा, ये 0 पॉइंट नहीं है, इट्स 7%। ठीक है, 7% जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में डिसॉल्व हो करके मूव करेगा। 23% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ करके, और हीमोग्लोबिन के साथ भी कैसे, अमाइनो ग्रुप के साथ जुड़ेगा हीमोग्लोबिन के, और फिर ये कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगा 23%। बचा कितना? 23 प्लस 7 इज इक्वल टू 30। 100 माइनस 30 इज इक्वल टू 70। 70% आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो मूव करेगा एज अ बाइकार्बोनेट। एंड ये भी कहां से मूव करेगा? प्लाज्मा के थ्रू मूव करेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिकल क्वेश्चन है, क्या पूछते हैं एग्जामिनर यहां पर, कि टोटल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड थ्रू प्लाज्मा। तो हमें सिर्फ 7% नहीं लिखना, हमें 7% प्लस 70% दोनों ऐड करके हमें आंसर देना होगा, क्योंकि प्लाज्मा के थ्रू तो 7% फ्री फॉर्म में, एंड बाइकार्बोनेट के फॉर्म में 70% जो है कार्बन डाइऑक्साइड मूव करता है। आई बात समझ में? अगर क्वेश्चन फ्री फॉर्म पूछ रहा है तो 7% है, टोटल प्लाज्मा में पूछ रहा है तो 77% होगा। आई बात समझ में? चलो जी। 70% बाइकार्बोनेट के फॉर्म में प्लाज्मा के थ्रू ये मूव करता है ना। तो यहां पर देखो क्या लिखा है, एज कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन 23% ट्रांसपोर्ट होता है ना। कैसे ट्रांसपोर्ट होगा बेटा? यहां पर ये जो लिखा है उस पर ध्यान नहीं देना है, इधर आ जाओ, मैं बताती हूँ कैसे ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो सबसे पहले हमें लिखना है क्या, CO2, ठीक है, प्लस HbNH2, है ना। अगर हम इसको देखें कहां पर, एट टिश्यू लेवल पे, एट टिश्यू लेवल पे अगर हम देखेंगे तो वहां पर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है। तब ये जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन में ये कन्वर्ट हो जाएगा, HbNH2OH, है ना। लेकिन अगर मैं लंग्स के लेवल पे जाकर के बात करूं, एट लंग्स, तो वहां पर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज कम होता है एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होता है। तब ये कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमाइनो हीमोग्लोबिन में अलग से। क्लियर है? चलो जी, नेक्स्ट इसके बाद हम आ जाते हैं कि प्लाज्मा के फॉर्म में तो ये फ्री फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में कैसे ट्रांसपोर्ट हुआ वो हमने बात कर लिया। अब हम यहां पर बात कर रहे हैं कि बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ये कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ये ट्रांसपोर्ट होने के लिए हम लोग ना नॉर्मली, अभी यहाँ पे आप क्लोराइड शिफ्ट एंड ये सारी चीजें ना देखें, मैं यहाँ पर बताती हूँ, उसके बाद हम लोग वो सारी चीजें तो देखनी है। क्या लिखना है देखो, हम क्या देख रहे हैं, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करना है। दो तरीके से ये ट्रांसपोर्ट होगा,
है ना। एक तो हो जाएगा ये टिश्यू लेवल पर और दूसरा हो जाएगा ये एल्वेलर लेवल पर। टिश्यू लेवल पर कहने का क्या मतलब बेटा, देखो टिश्यू लेवल पर कहने का मतलब है कि जो आपका ब्लड जो है ना, वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वो ब्लड कैपिलरी पहुंचा कहां पर, आपके टिश्यू के पास पहुंचा। अब टिश्यू ने क्या बना रखा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रखा है। सो टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड कैपिलरी में जाएगा। टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि हम यहाँ ऑक्सीजन की बात नहीं कर रहे, ठीक है, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन की। तो हमने क्या देखना है, टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होकर कहाँ जा रहा है, आपके ब्लड कैपिलरीज में जा रहा है। ये कहलाता है इंटरनल रेस्पिरेशन, और ये टिश्यू लेवल पे होता है। इंटरनल रेस्पिरेशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये इंटरनली हो रहा है ना, ब्लड कैपिलरी एंड ऑर्गन के बीच के रेस्पिरेशन हो रहा है, वहां पर एक्सचेंज हो रहा है, इसको हम कहेंगे इंटरनल रेस्पिरेशन टिश्यू लेवल पर। ठीक है, सो टिश्यू ने क्या बना रखा है, बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड। सो टिश्यू में क्या प्रेजेंट है, बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड, वहां पे कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है कंपैरिजन टू ब्लड, जिसकी वजह से टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड मूव करेगा ब्लड में। क्लियर है ना। इसी को हम क्या कहते हैं, क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं, या इसका दूसरा नाम है हैमबर्गर्स फेनोमेनन कहते हैं, क्योंकि नहीं साइंटिस्ट ने इसको बताया था। ठीक है, क्लोराइड शिफ्ट क्यों कहते हैं, ये आपको अभी तुरंत बहुत अच्छे से समझ में आ जाने वाला है। तो हम लोग यहां पर बना लेते हैं, ये है हमारे पास ब्लड कैपिलरी, ये है हमारे पास क्या, ब्लड कैपिलरी। चलो जी, ठीक है। और हम पहला वाला देख रहे हैं, मतलब हम टिश्यू लेवल पे देख रहे हैं, तो ये हमने ब्लड कैपिलरी बना लिया। इधर हम लोग ले लेते हैं बेटा टिश्यू, ठीक है, ये हम क्या ले लेते हैं, टिश्यू ले लेते हैं, या ऑर्गन ले सकते हो आप। तो ये रहा, ये सेल्स हो गए। हो गया, ठीक है। अब अगर ब्लड सेल या ब्लड वेसल्स लिए हैं, तो उसके अंदर आपको आरबीसी तो देखने को मिलेगा, है ना। ये देखो यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग आरबीसी बना लेते हैं बेटा, ये रहा हमारे पास आरबीसी। ये हमने आरबीसी ले लिया, चलो ठीक है, ये आरबीसी ले लिया, है ना। सो व्हाट इज दिस, दिस इज द प्लाज्मा, ये प्लाज्मा हो गया। ठीक है, ये ब्लड उसके वॉल हो गए, ब्लड कैपिलरी की वॉल हो गए, जो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम के बने होंगे। और ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया आपका आरबीसी, हो गया। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं कि कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, किस चीज का, वो सारी चीजें। तो सबसे पहले यहां पर आ जाओ कि इसने क्या बना रखा है, बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड बना रखा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड इधर से मूव कर रहा है। हम टिश्यू लेवल पे ही बात कर रहे हैं, है ना। सो यहां से क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड मूव कर रहा है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जो मूव किया है, टिश्यू से बाहर निकला है, ये कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा आपके प्लाज्मा में, आ गया। बहुत सारे आएगा प्लाज्मा में, बहुत सारा आएगा प्लाज्मा में, है ना। प्लाज्मा में आया, उसके अलावा जो है वो आपके आरबीसी में भी जाएगा, ठीक है। प्लाज्मा में आया, वहां से वो आरबीसी में गया, ठीक है। तो ये सॉरी, ये इस तरह से आ रहा है, ठीक। इसमें से ये प्लाज्मा में 7% जो है, ये इसी तरह से मूव करेगा प्लाज्मा में फ्री फॉर्म में, हो गया, ठीक है। अब यहां पर आ जाते हैं कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो आपके आरबीसी में पहुंचा है, वो किसके साथ जुड़ जाएगा, आपके हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाएगा, उसकी अमाइनो ग्रुप के साथ जुड़ जाएगा, और ये कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में मूव करेगा। किसके फॉर्म में मूव करेगा, कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में मूव करेगा, लगभग 23%। ये हो गया, ये भी हमने देख लिया था। अब बचा 70% जो कि बाई कार्बोनेट के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। ये कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, सो 70% कैसे हम ट्रांसपोर्ट करेंगे, ये देखो यहां पर आ गया है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। अब ये जो आरबीसी है, उसमें प्रेजेंट होता है वाटर के मॉलिक्यूल। इसमें क्या प्रेजेंट होता है बेटा, इसमें प्रेजेंट है आपके
वाटर। ठीक है, सो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड है और यहां पर H2O था। लेट्स सपोज इन दोनों को आपस में जोड़ देना है, तो इन दोनों को आपस में जोड़ेगा कौन? इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज नाम का एक एंजाइम होता है, दैट इज द फास्टेस्ट एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज। इसके प्रेजेंस में ये कार्बन डाइऑक्साइड और H2O मॉलिक्यूल जो है ये आपस में जुड़ेंगे और ये बनेगा H2CO3। ये इसमें कन्वर्ट हो गया। ठीक है मैम। अब नेक्स्ट इसके बाद क्या होता है कि अगेन सेम आपका एंजाइम काम करेगा। एंजाइम जो है वो आपका सेम काम कर रहा है। क्या नाम है एंजाइम का? कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम नाम है, दैट इज द फास्टेस्ट एंजाइम। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब इसने क्या कर देना है, इस H2CO3 को ये कन्वर्ट कर देगा आपका, किसमें कन्वर्ट कर देगा? सो H प्लस प्लस HCO3 माइनस, किसमें कन्वर्ट कर दिया? H प्लस प्लस HCO3 माइनस, मतलब बाई कार्बोनेट में कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट हो गया बाई कार्बोनेट। अब ये जो बाई कार्बोनेट में कन्वर्ट हुआ है, इसको अपना घर पसंद नहीं आया। इसको क्या हुआ? अपना घर पसंद नहीं आया। इसने कहा कि मुझे क्यों तोड़ा, है ना, H2CO3 से मुझे अलग क्यों किया? ठीक है, अब आपने मुझे अलग कर दिया है लेकिन मैं आपके पास रहूंगा नहीं। तो ये क्या हुआ? ये घर छोड़कर भाग गया। ये घर छोड़कर भाग गया। कहाँ गया? प्लाज्मा में। सो HCO3 माइनस, ये जो बाइकार्बोनेट है ये बाहर आ गया आपके प्लाज्मा में, एंड 70% जो है ये इसी फॉर्म में मूव करेगा, प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा। इतना समझ आया कि बाइकार्बोनेट हमने कैसे बना लिया? बाइकार्बोनेट हमने कैसे बना लिया? क्लियर हो गया। लेकिन यहां पंगा, मैम आपने क्लोराइड शिफ्ट बोला था, अभी तक कहीं क्लोराइड का नाम नहीं लिया। बिल्कुल बिल्कुल सही, आपने सही बोला कि ये क्लोराइड कहाँ गया भाई। अब देखो, अब ये जब अपना घर छोड़कर चला गया तो घर को कोई ना कोई तो चाहिए, है ना। घर का बच्चा जो है वो तो चला गया, तो इन्होंने क्या किया, बाहर से एक बच्चा जो है वो बुला लिया, इसी के जैसा। अब इसी के जैसा कहने का मतलब क्या कि ये बाइकार्बोनेट में कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। तो क्या आना चाहिए? एक नेगेटिव चार्ज वाला कुछ जो है वो अंदर आना चाहिए, है ना। तो इन्होंने क्या किया, बाहर में प्रेजेंट था NaCl। बाहर क्या प्रेजेंट था बेटा? बाहर प्रेजेंट था NaCl। इसको इन्होंने तोड़ दिया, Na प्लस एंड Cl माइनस। और ये क्लोराइड जो है ये देखो, इसमें नेगेटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज बाहर निकला तो दूसरे नेगेटिव चार्ज को इन्होंने अपने अंदर बुला लिया। सो क्लोराइड आयन जो है वो शिफ्ट हो गया अंदर, इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं? क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं। क्लियर हुआ इतना? और इस तरीके से ये तुम्हारा ट्रांसपोर्ट हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू लेवल पर कहां पर आ गया है? आपके ब्लड कैपिलरीज में आ गया, मतलब आपके ब्लड में आ गया है। अब ये इस तरह से ट्रांसपोर्ट होगा। समझ आई बात? अच्छे से समझ आई बात? चलो ठीक है। अब यहीं पर अगर हम लोग थोड़ा सा देख लें कि ऑक्सीजन की क्या कहानी होती है बेटा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है, ये तो पूरा एक्सचेंज हो रहा है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है तो ऑक्सीजन लेगा भी, है ना। तो वैसे वो कार्बन हैमबर्गर्स फेनोमेनन या क्लोराइड शिफ्ट के अंदर नहीं आता, लेकिन हम लोग थोड़ा सा उसके बारे में भी देख लेते हैं क्या जाता है, थोड़ा अच्छा आइडिया हो जाएगा हमारे पास, है ना। आ जाओ, ऑक्सीजन की हम बात कर लेते हैं। ये देखो, अभी जब ये ट्रांसपोर्ट कर रहा था तो ये लेकर के क्या आया होगा? ऑक्सीजन लेकर आया होगा ना। तो ऑक्सीजन जो है वो प्लाज्मा में ऑक्सीजन तो 3% होता है, अभी हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। एंड हीमोग्लोबिन के साथ जो है वो, हीमोग्लोबिन के साथ जो है ये जुड़ा हुआ रहता है लगभग 97%। ठीक है, ये इस तरीके से यहां पर आया था। ये हीमोग्लोबिन ने क्या किया? ऑक्सीजन को छोड़ दिया और हीमोग्लोबिन अलग हो गया, अलग हो गया। यही वाला हीमोग्लोबिन तो आपके कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ करके कार्बोमाइनो हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो ऑक्सीजन है ये क्या होगा? ये ऑक्सीजन यहां से बाहर निकला, ये ऑक्सीजन बाहर निकला और कहाँ गया? टिश्यू के पास। ये प्लाज्मा वाला भी ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकलेगा और कहाँ आ जाएगा? टिश्यू के पास। तो इस तरह से एक्सचेंज यहां पर हो जाता है। क्लियर हुआ? चलो जी।
तो हमने क्या देखा, क्लोराइड शिफ्ट, हैमबर्गर्स फिनोमेनन इसको कहते हैं, है ना। इसमें 70% जो है वो क्या हो रहा है, आपका बाई कार्बोनेट के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक है, दो लेवल पे ये ट्रांसपोर्ट करेंगे हम इसको, कार्बन डाइऑक्साइड को बाई कार्बोनेट के फॉर्म में दो लेवल पे ट्रांसपोर्ट हम करेंगे। एट टिश्यू लेवल पे जब ट्रांसपोर्ट होगा, है ना, और दूसरा हम देखेंगे एल्वुलर साइट पे। सो टिश्यू लेवल में क्या होता है, इसको हम इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं। यहां पर टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड कैपिलरी में भेज दिया जाता है। ठीक है, ये हमने देखा। अब ये ब्लड जो है, ब्लड कैपिलरी में कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, ये जो है वो आपके ब्लड वेसल्स में गया, जाने के बाद वहां से सब जगह ट्रांसपोर्ट हुआ, और लास्टली इसको पहुंचना कहाँ है, इसको हमारी बॉडी से बाहर निकलना है कार्बन डाइऑक्साइड को। तो बॉडी से बाहर निकलने के लिए ये क्या होगा, कहाँ जाएगा, आपके एल्वुलाई के पास पहुंचा, है ना। कहां पहुंचा, अब एल्वुलाई के पास पहुंचा। सो अब क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि ब्लड में प्रेजेंट है वो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा और एल्वुलाई में जाएगा, और फिर उस एल्वुलाई के थ्रू हम कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरमेंट में रिलीज कर देंगे। क्लियर, ठीक है। तो जब हम एनवायरमेंट में रिलीज कर देंगे, मतलब यहां पर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इसको हम कहेंगे, है ना। ठीक है, सो एट एल्वुलर साइट पे जो ट्रांसपोर्टेशन हम करेंगे उसको हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्लियर हो गया। ठीक है, अब यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान दो कि अगर हमने ये देखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है बॉडी के अंदर, तो CO2 के फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, ट्रांसपोर्ट अंदर हुआ है बाई कार्बोनेट के फॉर्म में 70%। ठीक है, लेकिन जब हम उसको एक्सहेल करेंगे तो क्या उसको बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ही एक्सहेल करेंगे, नहीं ना। क्या उसको कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ही बाहर निकाल देंगे, नहीं। मतलब कि एल्वुलाई के पास जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को देंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड का ही फॉर्म होना चाहिए। मतलब एल्वुलाई साइड तक पहुंचते पहुंचते हमने बाइकार्बोनेट को कन्वर्ट कर देना है कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन से कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करवा देना है। समझ आई बात। तो ये हमें देखना है एल्वुलर साइट पे, जिसको हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं, एंड इसको हम कहते हैं हेल्डन्स इफेक्ट, क्योंकि हेल्डन साहब ने इसके बारे में बताया था हमें। सी ठीक है, चलो जी। सो अब हमने यहां पर ले लेना है क्या, वापस से हम ब्लड कैपिलरीज ही लेंगे। ये हमने लिया ब्लड कैपिलरीज, ठीक है, ये हमने ले लिया ब्लड कैपिलरीज, और यहां हमने ले लेना है क्या, आरबीसी। ले लिया, ठीक है। और क्या हमें चाहिए, क्या हमें चाहिए बेटा, एल्विलाई के पास हम जाना चाहते हैं। हम जाना चाहते हैं कहां पर, एल्विलाई के पास हम जाना चाहते हैं। तो ये रहा हमारे पास एल्विलर, एल्विलाई, ये एल्विलर सैक बनाया, ये हमने एल्विलाई बना दिया। ठीक है, अब यहां पर आ जाओ, क्या क्या चीजें हैं, लेबल हम लोग कर ले। सो ये क्या है, ये है आपका एल्वेलाई, ये क्या है आपका प्लाज्मा है, ये क्या है आपका आरबीसी है। ठीक है, अभी तक हुआ क्या है, हुआ ये है कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर प्रेजेंट है 3%। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपके हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ा हुआ है 23%, है ना। इसके साथ साथ यहां पर आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है कैसे, बाई कार्बोनेट के फॉर्म में, HCO3 माइनस के फॉर्म में मिल रहा है। ठीक है, चलो जी, अब इसमें होगा क्या, इसमें होगा ये, सॉरी, यहां पर बाई कार्बोनेट के फॉर्म में, ये आपके यहाँ है नहीं, ये तो आपके प्लाज्मा में मिलेगा ना बेटा। सो बाई कार्बोनेट के फॉर्म में ये आपको प्लाज्मा में मिल रहा है, कितना, 70%। अब यहां पर हेल्डन्स इफेक्ट में होगा क्या, कि ये जो बाई कार्बोनेट है जो घर छोड़कर भाग गया था वो बच्चा, याद आया,
है ना, वो घर छोड़कर भाग गया था। ठीक है, इसको बाहर इतनी पिटाई हुई है ना, क्योंकि बाहर गया भाई, खाने के लिए चाहिए, रहने के लिए चाहिए, अब कुछ उसको मिल ही नहीं रहा, वो करे क्या, लास्ट में उसने चोरी वोरी करना स्टार्ट कर दिया, चोरी करना स्टार्ट कर दिया तो खूब पिटाई हुई और क्या। ठीक है, अब जब पिटाई हुई तो उसको याद आई अपनी मम्मा की, अपने पापा की, वापस इसको घर की याद आई और ये बच्चा वहां से घूमता फिरता वापस ढूंढता हुआ अपने घर पहुंचे। सो ये बाइकार्बोनेट जो है वो घर आ गए। कहाँ आ गए, घर इनका कहाँ था, आरबीसी में था, घर आ गए। ठीक है, अब जैसे ही इन घर वालों को अपना बच्चा वापस से मिल गया, इन्होंने एक गलत काम किया। क्या किया, इन्होंने जो गोद लिया था ना बच्चा, उसको बाहर निकाल दिया। सो सैड ना, लेकिन क्या करें, ये दुनिया है। चलो आ जाओ। सो यहाँ पर ये जो क्लोराइड अंदर आया था, वो क्लोराइड आयन बाहर चला गया, वो बाहर गया। ठीक है, और यहाँ पर Na+ तो था ही, ये दोनों जो है वे मिलकर के इन्होंने वापस से क्या बना लिया, NaCl बना लिया। चलो ठीक है, बाइकार्बोनेट आपका अंदर आ गया। अब बाइकार्बोनेट अंदर आ गया तो होगा क्या, यहाँ पर होगा ये बेटा कि यहाँ पर जो है क्या होता है, इनके पास H+ आयन आया, वही H+ आयन जिसको कि अलग कर दिया था, जिसकी वजह से बाइकार्बोनेट ने घर छोड़ दिया था, है ना, ये आया। इन द प्रेजेंस ऑफ सेम एंजाइम दैट इज कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ये बन जाएगा H2CO3 में, और फिर उसको वापस से हम देंगे कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में, ये बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। और अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये यहां से क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा। सो बाइकार्बोनेट को हमने वापस से कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया। ये प्लाज्मा वाला जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड ये यहां से निकल गया, ये हीमोग्लोबिन के साथ जो जुड़ा हुआ था वो भी कार्बन डाइऑक्साइड बना और फिर बाहर निकल गया, और कहाँ चला गया, आपके एल्वेलाई में चला गया। ठीक है, ये है आपका हेल्डेंस इफेक्ट, है ना। अब यहां पर जैसे हमने पिछले वाले में क्या देखा था, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन देखा था, यहां पर भी चलो थोड़ा सा हम लोग ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन देख लेते हैं कि क्या है, कैसे होता है। सो यहां पर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन एल्वेलाई लेवल पर हमने सांस लिया था, बहुत ज्यादा था, ये ऑक्सीजन अंदर आया, ये ऑक्सीजन अंदर आया, है ना। इस ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन मिला, क्योंकि हीमोग्लोबिन ने कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दिया है, क्योंकि ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया था, तो ये हीमोग्लोबिन जो है ये ऑक्सीजन के साथ जाकर के जुड़ जाता है। ठीक, जुड़ गया, है ना। सो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया। कुछ ऑक्सीजन जो है ये आपके प्लाज्मा में आ गए, है ना। तो ऑक्सीजन जो है इस तरह से आ चुका है। क्लियर हो गया, बताओ और कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं उसको ठीक कर दूंगी। ठीक है, चलो जी, तो इतना अच्छे से समझ आ गया होगा आप लोगों को। अब हम लोग आ जाते हैं, तो ये हमने मेन जो इस चैप्टर में जो सबसे टफ वाला चीज होता है ये यही है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो, प्लस ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, किसको इंटरनल रेस्पिरेशन कहेंगे, किसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहेंगे, कहाँ पर बाइकार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, कहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट होता है, ये आपको याद होना चाहिए। उसके साथ साथ यहां देखो, ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है ये एक्ट करता है स्ट्रॉन्ग एसिड के जैसा। ठीक है ना, जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म होगा, ज्यादा से ज्यादा, और बहुत ज्यादा H+ आयन जो है वो रिलीज हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, H+ आयन को बहुत ज्यादा ये रिलीज कर देंगे। इससे होगा क्या, इससे क्या हो रहा है बताओ, इससे क्या हो रहा है, देखो यहां पर होता क्या है बेटा, यहां पर हम लोग बना लेते हैं, ये H+ है प्लस HCO3-, ये बाइकार्बोनेट है ना, इनको दिया हमने कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। ठीक है, एंड फिर उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा H2CO3 में। ठीक है, फिर हमने देना है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, और फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा H2O में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में, और इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिलीज कर देंगे, एक्सहेल कर देंगे, यही लिख रहा है यहां पर, और कुछ भी नहीं लिखा है। ठीक है ना। चलो जी, नेक्स्ट अब हम लोग आ जाते हैं रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग, कि ब्रीदिंग को रेगुलेट कौन करता है। तो ब्रीदिंग को हम अलग अलग तरीकों से रेगुलेट कर सकते हैं, हमारे नर्वस सिस्टम के थ्रू भी इसको हम रेगुलेट करते हैं, हमारे हॉर्मोन्स के थ्रू भी हम इसको रेगुलेट करते हैं। सो ब्रीदिंग जो है, सबसे पहला तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये एक इनवॉल्यूंटरी सॉरी ब्रीदिंग जो है ये कैसा हो जाएगा बच्चा, नॉर्मल ब्रीदिंग जो है ये इनवॉल्यूंटरी होता है। नॉर्मल ब्रीदिंग कैसा होगा, इनवॉल्यूंटरी होगा, एंड इसको हम एब्डोमिनल ब्रीदिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हम एब्डोमिनल ब्रीदिंग कहते हैं। ठीक है ना।
नॉर्मल ब्रीदिंग इनवॉलेंट्री होगा, एब्डोमिनल ब्रीदिंग हम इसको कहते हैं। अब यहाँ पर आते हैं कि ब्रीदिंग जो है, एक तो नॉर्मल हम ब्रीद करेंगे, एक हम फोर्सफुल ब्रीदिंग करेंगे। तो जो फोर्सफुल ब्रीदिंग होता है वो वॉलेंट्री होता है बेटा, जो फोर्सफुल ब्रीदिंग होगा वो वॉलेंट्री होगा, एंड उसको हम थोरासिक ब्रीदिंग कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? थोरासिक ब्रीदिंग कहते हैं। अच्छा हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, प्रेग्नेंट अगर वुमेन है तो उनके अंदर नॉर्मली ही थोरासिक ब्रीदिंग होता है, उनके अंदर नॉर्मली ही थोरासिक ब्रीदिंग होता है। ठीक है, चलो रेस्पिरेटरी रेट हमने पहले भी बात किया हुआ है कि 1 मिनट में इंसान कितनी बार सांस लेता है और छोड़ता है, उसको हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी रेट कहेंगे। वो होगा आपका 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। ठीक है, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड हो जाएगा, है ना, और 60 सेकेंड में 12 बार अगर ये सांस ले रहा है तो एक बार सांस लेने में इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन में कितना टाइम लग रहा है? 1 साइकिल में लगेगा आपको 5 सेकेंड, जिसमें इंस्पिरेशन कम टाइम लेगा, 2 सेकेंड में होगा, एक्सपिरेशन 3 सेकेंड में होगा। ठीक है, सो इंस्पिरेशन जो है ये एक एक्टिव प्रोसेस होता है, इंस्पिरेशन जो है ये एक एक्टिव प्रोसेस होगा बेटा, जबकि अगर हम एक्सपिरेशन की बात करते हैं तो ये कैसा हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा पैसिव प्रोसेस। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं कि इसको कौन कौन कंट्रोल कर रहा है। ब्रीदिंग को रेगुलेट करेगा, एक होता है न्यूरल कंट्रोल और दूसरा होता है केमिकल कंट्रोल। न्यूरल कंट्रोल में दो जगह से इसको कंट्रोल किया जाता है। द फर्स्ट वन, द प्राइमरी वन इज मेडुलरी सेंटर। मेडुलरी सेंटर को हम प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल भी मानते हैं। ठीक है, कहां पर है? मेडुला ऑब्लंगाटा में ये लोकेटेड होता है। दिस इज द मेन रेस्पिरेटरी सेंटर, दिस इज द मेन रेस्पिरेटरी सेंटर। और जो दूसरा सेंटर होता है वो क्या होता है? वो होता है पोंटाइन सेंटर, जो कि पोन्स वेरोली में प्रेजेंट होगा। ठीक है, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। सो यहां पर आ जाओ, मेन रेस्पिरेटरी सेंटर जो है, मेडुलरी सेंटर जो है, इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया मेडुलरी सेंटर को। तो यहां पर हम लोग लिख लेते हैं आज किसकी हम बात कर रहे हैं? मेडुलरी सेंटर की हम बात कर रहे हैं, है ना। इसको हमने दो पार्ट में इस तरह से डिवाइड कर दिया। एक कहलाता है DRG और दूसरा कहलाता है VRG। DRG क्या है? डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। VRG क्या है? वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। DRG क्या है? डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, और VRG क्या है? वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। इंस्पिरेशन के लिए काम करेगा आपका क्या? DRG ही इंस्पिरेशन के लिए काम करता है। ठीक है ना। नॉर्मल जब आप सांस ले रहे हो उसको कौन काम करेगा? आपका DRG काम करता है। ठीक है, VRG जो है ये एक्सपिरेटरी सेंटर होता है, लेकिन नॉर्मल एक्सपिरेशन के लिए काम नहीं करता, ये फोर्सफुल एक्सपिरेशन के लिए काम करता है। VRG जो है वो नॉर्मल एक्सपिरेशन के लिए काम नहीं करेगा, फोर्सफुल एक्सपिरेशन के लिए काम करता है। तो पहले हम लोग DRG समझते हैं। देखो क्या होगा। सबसे पहला क्या होता है कि जब आपको सांस लेना है, मेडुलरी सेंटर जो है उसका जो DRG पार्ट है वो एक्टिवेट होगा, उसने इनिशिएट करेगा सांस लेने को। ठीक है, और इनिशिएट कैसे करेगा? तो सबसे पहले ये सिग्नल भेजेगा, इंपल्स भेजेगा आपके इंस्पिरेटरी मसल्स को, और वहां पर मसल्स होते हैं दो। एक प्राइमरी मसल्स है जिसको हम कहेंगे डायाफ्राम या फ्रेनिक मसल, और दूसरा होता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। क्या होता है? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। सो डायाफ्राम के पास सिग्नल भेजा, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग याद करेंगे इसमें, है ना। क्या हुआ? डायाफ्राम के पास सिग्नल गया, और जो डायाफ्राम था जो कि ऐसा डोम शेप का था वो फ्लैटन हो गया। ठीक है, फिर उसके अलावा किसके पास? मसल्स के पास। कौन से मसल के पास मैसेज गया? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल के पास मैसेज गया। जैसे ही एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल के पास मैसेज गया तो वो क्या होगा? उसका मूवमेंट होगा आउटवर्ड एंड अपवर्ड। ऐसा हुआ जिसकी वजह से अंदर का वॉल्यूम जो है वो बढ़ गया, प्रेशर जो है वो घट गया, और जैसे ही ये चीज हुआ क्या हो रहा है? इंस्पिरेशन हो गया। ये करने में कितना टाइम लगा? 2 सेकेंड। ये करने में कितना टाइम लगा? बस सिर्फ और सिर्फ 2 सेकेंड, 2 सेकेंड लगा। अब इसके बाद क्या हो रहा है? अब सांस ले लिया हमने, अब सांस छोड़ना है। इस टाइम पे हम करेंगे क्या? कुछ नहीं करना है। ठीक है, क्या करना है आपको? कुछ भी नहीं करना है। तो करेंगे क्या भाई? कुछ भी नहीं, मतलब कि कोई सिग्नल इस बार मेडुला से नहीं आएगा। मेडुला से सिग्नल नहीं आएगा तो ये क्या होंगे? ये जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट किए थे वो धीरे धीरे रिलैक्स कर जाएंगे, और जब ये रिलैक्स करेंगे तो आपका ये जो फ्लैटन हुआ था डायाफ्राम वो वापस से डोम शेप लेगा।
जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो है वो आउटवर्ड एंड अपवर्ड मूवमेंट हुआ था वो इनवर्ड एंड डाउनवर्ड चले जाएंगे, जिसकी वजह से अंदर का वॉल्यूम घट जाए, सॉरी अंदर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, घट जाएगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, एंड जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा आप एक्सपायर करोगे, एक्सपिरेशन होगा। समझ आया? इसलिए मैं कह रही हूँ कि कुछ नहीं करना है ना, हमें कुछ नहीं करना एक्सपिरेशन के टाइम पे। जो सिग्नल आया था वो सिग्नल देना बंद कर देंगे। सिग्नल देना बंद हुआ, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट किए थे वो धीरे धीरे रिलैक्स करेंगे, रिलैक्स किया, वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम घटा, प्रेशर बढ़ा, एक्सपिरेशन। ये ऐसे काम करेगा DRG। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं VRG। सो VRG हमने पहली बात करा, कोई रोल ब्रीदिंग में नहीं है, मतलब नॉर्मल ब्रीदिंग में कोई रोल नहीं है। फोर्सफुल एक्सपिरेशन करने के लिए VRG रिस्पॉन्सिबल होता है। ये मैसेज भेजेगा आपके एब्डोमिनल मसल्स को, और जिसकी वजह से वो पुश करेंगे आपके डायफ्राम को, और डायफ्राम जो बेचारा पहले से डोम शेप था वो और ऊपर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ ये मसल्स को इंटरनल इंटरकोस्टल मसल को मैसेज भेजते हैं, जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, और भी रिब्स जो है वो अंदर की तरफ मूव कर जाते हैं, जिसकी वजह से अंदर का वॉल्यूम रिलैक्स मोड पे होने के बावजूद और ज्यादा घट जाएगा, और घटेगा तो वो प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जो अंदर गैसेस प्रेजेंट है हम उसको भी एक्सपिरेशन कर देते हैं। तो ये होगा फोर्सफुल एक्सपिरेशन। क्लियर हुआ? सो मेडुलरी सेंटर हमारा खत्म हुआ, अब आ जाते हैं पोंटाइन सेंटर। सो पोंटाइन सेंटर जो है ये एक्चुअल में ध्यान रखना कि ये जो है स्विच ऑफ सेंटर की तरह काम करेगा। स्विच ऑफ सेंटर की तरह हम इसको कंसिडर करते हैं। इंस्पिरेशन को ये थोड़ा सा रोकेगा, कैसे करेगा, मॉडिफाई करेगा, इनहिबिट करेगा, कैसे करता है ये नॉर्मल। तो ऐसा हम लोग समझते हैं, जैसे आप रोते हो, कभी किसी को रोते हुए देखा है? नहीं, खुद रोया होगा, ऐसा झूठ नहीं बोलना, अकेले में बैठ के रोते तो होगे। ठीक है, तो जब हम रोते हैं है ना, उस टाइम पे रोने के बाद रो लिया, खूब रो लिया, और रोने के बाद क्या हो रहा है, अब हम शांत हो रहे हैं। ठीक है, शांत जब होते हैं उस टाइम पे जब हम सांस लेते हैं तो किस तरह से सांस लेते हैं? ऐसे करके सांस लेते हैं। तो ये जो सांस लेने का तरीका है ना, ये पोंटाइन सेंटर कर रहा होता है। मतलब यहां पर आप देखो कि हमने क्या किया, जो जो ड्यूरेशन था जो ड्यूरेशन था उसको हमने कम कर दिया, एंड जो नंबर था रेस्पिरेशन का उसको हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो ये क्या करता है, ये इस तरीके से पोंटाइन सेंटर जो है ये काम करेगा। कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड है आपके पॉन्स में। ये मेडुला ये पोंटाइन सेंटर जो है वो पॉन्स में लोकेटेड है। ठीक है, एंड ये क्या करेगा, स्विच ऑफ सेंटर की तरह काम कर रहा होता है, मॉडिफाई करता है या इनहिबिट करता है मेडुलरी सेंटर को। ठीक है, मॉडिफाई करेगा या इनहिबिट करेगा आपके मेडुलरी सेंटर को। ठीक है, क्या करेगा, देखो ड्यूरेशन को डिक्रीज कर दिया एंड रेस्पिरेशन रेट को ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर दिया है। ठीक है, इतना आ गया समझ में। नेक्स्ट इसके बाद हम आ जाते हैं केमिकल कंट्रोल। केमिकल कंट्रोल में क्या हो जाता है, तो एक हो जाएगा आपका सेंट्रल कीमोरिसेप्टर और दूसरा हो जाएगा आपका पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर। सेंट्रल कीमोरिसेप्टर जो है ये वापस से किसके ऊपर जाकर के काम करता है, तो मेडुला के ऊपर जाकर के काम करेगा। एंड पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर जो है ये आपके एओर्टिक बॉडी के ऊपर जाकर के काम करते हैं। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा आपको डेप्थ में जाना नहीं है, इतना ही हमें मालूम होना चाहिए। सो सेंट्रल कीमोरिसेप्टर एक्चुअल में क्या करेगा, इंक्रीज कर देता है। कब काम करेगा, जब इंक्रीज करता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन, इंक्रीज करेगा आपका H+ का कंसंट्रेशन CSF में। CSF में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर गया या H+ का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर गया, है ना, तो फिर वो जाकर के आपके सिग्नल भेज देगा, किसके हाँ सिग्नल भेज देगा, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे वेंटिलेशन को, मतलब रेस्पिरेशन के रेट को हम इंक्रीज कर देंगे। ये कुछ इस तरीके से काम करेगा। ठीक है, चलो जी, अब इसके बाद आ जाते हैं हेरिंग ब्रीवर्स रिफ्लेक्स। ये एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है जो कि आपका लंग्स को बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन ना हो उससे प्रिवेंट करेगा। ठीक है, इनके पास स्ट्रेच रिसेप्टर होगा आपके ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स के पास। ठीक है, एंड जैसे ही लंग्स ओवर इन्फ्लेशन उसमें होने लगता है वो स्ट्रेच रिसेप्टर जो है वो सिग्नल भेजते हैं, और सिग्नल भेजने के बाद जैसे ही ये समझ आया कि हमारा लंग्स का ओवर इन्फ्लेशन हो रहा है, वहां से मैसेज आएगा और वो जाएगा
वेगस नर्व्स के थ्रू मैसेज जाएगा पोंटाइन सेंटर के पास, पोंटाइन सेंटर को स्टिमुलेट करेगा एंड वो क्या करेगा, इंस्पिरेशन को कम कर देगा एंड प्रोलॉन्ग कर देगा एक्सपिरेशन को। ठीक है, सो इस तरीके से काम करता है हमारा। नेक्स्ट आ जाते हैं डिसऑर्डर रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये हम लास्ट टॉपिक में आ चुके हैं इस चैप्टर के। सो डिसऑर्डर में हमने कुछ कुछ एक्चुअल में टर्म्स को जानना है, दैट इज एपनिया, यूपनिया, हाइपोनिया, हाइपरपनिया, ये सब क्या है। एपनिया मतलब टेम्परेरी सेसेशन ऑफ ब्रीदिंग, अचानक से रुक गया थोड़ी देर के लिए सांस लेना, दैट इज एपनिया। यूपनिया मतलब नॉर्मल ब्रीदिंग हम ले रहे हैं। हाइपो मतलब कम, तो ब्रीदिंग जो रेट है उससे नॉर्मल है उससे कम हो जाए। हाइपर मतलब ज्यादा, तो नॉर्मल ब्रीदिंग रेट से ज्यादा हो जाए। ऑर्थो मतलब क्या होता है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग इन हॉरिजॉन्टल प्रोसेस पोजीशन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मतलब इंसान ऐसे लेटा हुआ है और उसमें जब वो सांस ले रहा है ना तो उसको डिफिकल्ट होता है। डिस्पेनिया मतलब क्या होता है, डिफिकल्ट पेनफुल ब्रीदिंग, जो आप सांस ले रहे हो तो आपको इधर दर्द होगा। ठीक है, हाइपोक्सिया ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाए। हाइपर कैप्निया हाई कार्बन डाइऑक्साइड इन टिश्यू। क्लियर है, चलो जी आ जाते हैं हाइपोक्सिया डिसऑर्डर। हाइपोक्सिया डिसऑर्डर मतलब बॉडी में क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जा रहा है। ये ज्यादातर आपको माउंटेन वाले इलाके में जो लोग रहते हैं ना उनको होता है। इसको माउंटेन सिकनेस, एल्टीट्यूड सिकनेस या हाइपोक्सिया भी कहा जाता है। सिम्टम क्या है, ब्रेथलेसनेस, हेडेक होगा, फटीग होगा, नोजिया वोमिट्स वाला फीलिंग आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आ जाते हैं निमोनिया जो है, इसको आपको ध्यान देना है। बाकी तो ये सारे नाम आपके अलग से हैं, वो हाइपोक्सिया के ही अलग अलग केसेस हो सकते हैं। ठीक है, निमोनिया आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। निमोनिया जो है ये किसके थ्रू होगा, एक बैक्टीरिया है उसके थ्रू होता है, उसमें उससे इन्फेक्शन हो जाता है तो होता है कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी या डिप्लोकोकस निमोनी या हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा। इनकी वजह से निमोनिया होता है। ज्यादातर बच्चों को होता है ये, या फिर ओल्ड एज के लोगों को होता है। इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है एल्वेलर वॉल में और फ्लूइड फिल हो जाता है एल्वेलर कैविटी में। अब जब फ्लूइड फिल हो गया है तो डिफ्यूजन में दिक्कत आएगा, गैसियस एक्सचेंज में दिक्कत हो जाता है। ठीक है, अदर रेस्पिरेटरी सिस्टम में कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग हो सकती है। ब्रोंकाइटिस में क्या होगा, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई होगा। इसके अलावा एज्मा जो है वो इंपॉर्टेंट है बेटा, देखना ध्यान से। एज्मा जो है ये एक एलर्जिक डिसऑर्डर है, डस्ट, कोल्ड, पॉलन एलर्जन से होता है। सबको सेम चीज से एलर्जी नहीं होता है और जरूरी नहीं है कि सबको एलर्जी हो ही। ठीक है, सो एज्मा इज एन एलर्जिक डिसऑर्डर। इसमें क्या होगा, इन्फ्लेमेशन होगा ब्रोंकाई का, ब्रोंक्यूल्स का। एलर्जन स्टिमुलेट कर देंगे मास्ट सेल को जिसकी वजह से हिस्टामिन रिलीज होता है। और हिस्टामिन कैसे काम करेगा, ब्रोंकाई को कंस्ट्रिक्ट करता है, नैरो कर देगा, ल्यूमेन घट जाएगा, है ना, जिसकी वजह से ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होती है। सिम्टम डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग, वीजिंग साउंड, जब आप सांस लोगे ना ऐसे करके आवाज आएगा, वीजिंग साउंड स्पेशली ड्यूरिंग एक्सपिरेशन। ठीक है, ट्रीटमेंट कैसे है, ब्रोंको डायलेटर ड्रग या एंटीहिस्टामिन ड्रग, नॉर्मल एलर्जी वाला दवा लेने से ठीक होता है। ठीक होता है मतलब ये क्योरेबल नहीं होता है बच्चा, ये रिलीफ मिलता है उससे आपको। ठीक है, दूसरा यहां पर आ जाते हैं एम्फाइसेमा। 6 नंबर जो है एम्फाइसेमा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बेटा, इससे तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। किसकी वजह से होता है ये आपको याद रखना है, सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होता है। एल्वेलर वॉल इसमें डीजेनरेट हो गए, डीजेनरेट हो गए कहने का मतलब वो अब दोबारा नहीं बनेगा। अब अगर एल्वेलर वॉल, यहां पर आप देखो कि अगर मैं एल्वेलर वॉल को बनाऊं तो ये एल्वेलाई हमारा कुछ इस तरह से होता है ना। ये अगर एम्फाइसेमा हुआ है ना तो ये ऐसा हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हुआ, इसका सरफेस एरिया घट गया। सरफेस एरिया घट गया तो एक्सचेंज कम हो गया, सो डिक्रीज हो जाता है एक्सचेंज में। ठीक है, सरफेस एरिया डिक्रीज हो जा रहा है, परमानेंट डैमेज है, रिप्लेसेबल डैमेज नहीं है, ये इरिप्लेसेबल है। ठीक है, इसके अलावा आ जाता है कुछ ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर है, ध्यान रखना। ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर में जैसे कि अब इसमें इंसानों की गलती नहीं होती, अब जहां पर वो काम कर रहे हैं वहां पर कुछ ऐसे डस्ट है, कुछ ऐसे सिलिकन है, कुछ भी इस तरीके चीजें हैं, है ना, ऐसी कंपनी में ही काम कर रहे हैं। अब उसके बाद वो इनहेल कर रहे हैं तो वो सारी चीजें उनके लंग्स में जा रहा है और उसकी वजह से उनको डिसऑर्डर हो जा रहा है। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल है सिलिकोसिस, ध्यान रखना ये आपके नीट में आया हुआ है। सिलिकोसिस, इसमें क्या होता है,
सिलिका डस्ट को इनहेल करने से होता है। एस्बेस्टोसिस मतलब जो एस्बेस्टस वाले कंपनी में काम करते हैं जहाँ एस्बेस्टस बनाया जाता है उनकी डस्ट को इनहेल करने से जो डिजीज होता है उसको एस्बेस्टोसिस कहते हैं। ब्राउन लंग डिजीज जो है ये कॉटन डस्ट को इनहेल करने से होता है। एंड ब्लैक लंग डिजीज जो है ये कोल्ड डस्ट को इनहेल करने से होता है। ब्लैक लंग डिजीज जो है ये कोल्ड डस्ट को इनहेल करने से हो जाता है। बताओ, इतना अच्छे से समझ में आ गया? सो विद दिस हमने कंप्लीट कर लिया है ये पूरा का पूरा चैप्टर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोगों ने काफी एंजॉय किया हुआ होगा। चलो फिर बहुत अच्छे से पढ़ाई करना है, ध्यान रखना है, एंड कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट कर देना है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।